पिछले 4 दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं। पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। चंबल, ये नाम ही खौफ पैदा करता है। आमतौर पर इसका जिक्र छिड़ते ही कुख्यात डकैतों और अबूझ बीहड़ों की तस्वीर दिमाग में कौंधती है, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। चंबल देश की सबसे साफ नदियों में से एक है। हजारों लोग और अनेक लुप्त हो रहे पानी के जीवों, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए और अनेक तरह की मछलियों का यह अनमोल आश्रय है। इस बार हमारा अभियान है इस नदी को और इसमें रहने वाले जीवों को नजदीक से समझने के लिए। 3 राज्यों को पार करती चंबल नदी के करीब 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1975 में नेशनल चंबल सैंक्चुरी का दर्जा दिया गया। इस बार हमारा मुकाम है आगरा से 130 किलोमीटर दूर इटावा। यहां हम नदी की धारा के साथ साथ चंबल के बीहड़ों को देखते हुए उड़ना चाहते हैं। मदद के लिए साथ हैं जीव संरक्षण से जुड़े हमारे स्थानीय साथी डॉक्टर राजीव चौहान। इन्हें चंबल और यहाँ के जीवों की अच्छी जानकारी है। आप अगर यहाँ से उड़ेंगे तो ऐसे निकल जाएंगे इधर को। हवा का जायजा लेने के लिए कैप्टन बिल ने हीलियम से भरा छोटा गुब्बारा छोड़ा। बैलून हवा में खड़ा सा है। ये बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हम मन ही मन भयभीत हैं कि कहीं हम और हमारी टीम किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। राजीव के भरोसे ने हमारी हिम्मत बंधाई। इस एरिया तो सब कम शांत है। हाँ नहीं इधर तो बीहड़ से होकर सामान से लदी हमारी गाड़ियां जैसे तैसे नदी के किनारे तक पहुंच गई, पर रेतीले किनारे जैसे इन वजनी गाड़ियों की ताकत का इम्तिहान ले रहे हैं। एक को बचाने की कोशिश में दूसरी 4 व्हील गाड़ी भी फंस गई।
मजबूरन तय हुआ यहीं से उड़ान भरते हैं। केन और विलो से बनी इस बास्केट का वजन गैस से भरे सिलेंडरों के साथ 225 किलोग्राम होता है। महीन पर बेहद मजबूत नायलॉन से बने बलून का वजन 165 किलोग्राम और बर्नर सिर्फ 24 किलो। चंबल का लंबा चौड़ा पार्ट, बलून फुलाने के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है। बहरहाल तैयारियां जोरों पर हैं। इस आकार के बलून को फुलाने के लिए 1.5 लाख क्यूबिक फुट हवा भरनी पड़ती है। यह काम 15 से 20 मिनट लेता है। लेकिन हमारी चिंता हवा के बहाव को लेकर है, कहीं हमारा आज का अभियान बेकार ना हो जाए। ठंडी हवा भरने का काम पूरा होते ही कैप्टन ने इसे गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, ये ऊपर उठने के लिए जोर मारने लगता है। ये सही से फूल जाए, इसके लिए ऊपरी सिरे से बंधे रस्से को पूरा जोर लगाकर थामना पड़ता है। गर्म हुई हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और बलून उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कैमरे के साथ हम भी बास्केट में जगह ले लेते हैं। बलून से बंधा रस्सा खोल दिया गया, मगर ये तो उड़ने को ही राजी नहीं लगता। आज हवा बंद सी है। ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं। शुक्र है हवा का एक हल्का झोंका तो आया। कछुए की चाल से ही सही सफर शुरू हुआ। अरे ये तो नदी को छोड़ बीहड़ की तरफ चल दिया। हम नदी से दूर ही होते जा रहे हैं। ऐसे में शायद ऊपर की हवा हमारे हक में हो। कैप्टन बिल ने गुब्बारे को ऊपर उठाना शुरू किया। ,600 फुट प्रति मिनट की ऊंचाई लेते हुए हम 3200 फुट की ऊंचाई पर आ गए। यहां भी हवा हमारे अनुकूल नहीं, लेकिन इस ऊंचाई से चंबल और बीहड़ का दृश्य बेमिसाल है। नदी के दोनों ओर सैकड़ों मीलों में फैले बीहड़, इसके संकरे रास्ते और छितरा हुआ जंगल एक अरसे से डाकुओं के मनपसंद ठिकाने रहे हैं। अब आप जो नजारा देख रहे हैं, इसमें नकली कुछ भी नहीं है। कुछ वक्त पहले तक ये डाकू चंबल का पर्याय थे। इन दस्युओं के लिए इंसान की जान लेना या किसी को बंधक बना लेना मामूली सी बात है। माली हालत और जातिवाद से जकड़ा ये इलाका डाकुओं को जन्म देता रहा है। फूलन के बाद निर्भय गुजर, सीमा नाइन, ठोकिया, अरविंद गुजर, फिर लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन पिछले कुछ समय में चंबल के कई छोटे बड़े दस्यु गिरोहों का
सफाया हुआ है। फूलन के बाद भी महिलाओं का ऐसे गिरोहों में शामिल होने का सिलसिला टूटा नहीं है। डाकुओं से बड़ा उनका डर। यह भी सच है कि इन गिरोहों की दहशत मछली माफिया और शिकारियों को चंबल के पास नहीं फटकने देती थी। डाकू चंबल के जीवों के लिए वरदान थे, लेकिन इनके जाने के बाद मानो यहां लूट शुरू हो गई। मछली माफिया और कछुआ शिकारी चंबल का इस कदर दोहन कर रहे हैं कि घड़ियालों के भोजन वाले इलाके भी नहीं बख्श रहे। रेत की बड़े पैमाने पर निकासी इनकी मुश्किल कम नहीं कर रही। दरअसल चंबल के मिजाज को हमने करीब से देखा और जाना है। इससे हमारा 30 साल से भी पुराना रिश्ता रहा है। आज बदले हुए हालात में हम इन बीहड़ों में बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं। ये किसी भी क्षण खतरनाक हो सकता है। वो समय हमें भूलता नहीं जब इन बीहड़ों में फूलन जैसी खूंखार दस्यु का आतंक था। घड़ियालों के लिए हमने यहां महीनों गुजारे थे। एक शाम चंबल के कुछ लठैतों ने हमें ललकारा था। खौफ से हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और अंधेरे में भागकर जान बचाई थी। 80 के दशक में जब पूरी दुनिया में सिर्फ 200 घड़ियाल बचे थे, हमने इन पर 5 साल दिन रात की मेहनत से फिल्म बनाई थी। बाघ से भी ज्यादा दुर्लभ इस बेहद शर्मीले जीव के पूरे जीवन क्रम को दिखाती इस फिल्म में कई अछूते पहलू पहली बार दुनिया को दिखे। यह फिल्म भारत की पहली वन्य जीवन फिल्म थी। 1984 में इसे ग्रीन ऑस्कर मिला और घड़ियाल का लोगो बेदी फिल्म्स की पहचान बन गया। देश में 3 दशक पुराने घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का हम समय समय पर जायजा लेते रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी हम यहां आए थे। चंबल में घड़ियाल के अलावा प्रवासी पक्षियों को देखने का यह बेहतरीन समय है। पेंटेड स्टॉक, पेलिकन, कई किस्म के बगुले और बत्तखों को चंबल मनपसंद खाना देती है। किनारे के अनेक गांवों के लिए ये जीवन रेखा है। यहाँ आके अपना करते रहते हैं। वो सामने बास्किंग है, देखो। लंबे संरक्षण से इस शर्मीले जीव की झिझक कुछ टूटी है। चंबल सदियों से विशुद्ध भारतीय जीव घड़ियालों को आश्रय देती रही है। भोजन, प्रजनन के लिए रेत के ऊंचे ढलान वाले किनारे और शांतिपूर्ण माहौल। जरा आगे बढ़े तो डूबती उतराती एक बड़ी मादा दिखी। ये अजीब सा बर्ताव कर रही है। उथले पानी में एक और पर नजर पड़ी। हम काफी करीब हैं, लेकिन गहरे पानी में जाने के लिए इसे मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी बेचैनी और छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। कुछ ही दूरी पर एक और। चंबल का करीब 20 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा मातम में डूबा है।
आज हमें 4 घड़ियालों की लाशें दिखी, कई और दम तोड़ रहे हैं। हमारा मन भर आया। कभी इस दुर्लभ जीव को फिल्माने के लिए आंखें तरस जाती थीं। 100 साल की लंबी उम्र भोगने वाले ये जानवर आज भरी जवानी में दम तोड़ रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए ये बहुत गहरा धक्का है। कि आजकल ही तो इनका कोर्टशिप होगा ना, विंटर्स में ही होता। तो वो जो मेल बार बार यहाँ चक्कर लगा रहा है, वो देखो सामने है अभी, शायद वो फीमेल्स के पास आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दे आर सब ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, देख रहे हैं वो भी। मेल तो ये सोचता होगा ना कि यहाँ 2 फीमेल्स हैं, आके डिस्प्ले करे, लेकिन उसको क्या मालूम ये तो ऑलरेडी डेड है। मरे हुए। दुनिया में इनकी कुल आबादी 1500 से भी कम है, जिनमें मात्र 200 ही वयस्क हैं। ये एक अनहोनी घटना है। मौतों का ये सिलसिला 1 माह से जारी है। रहस्यमय मौतों की वजह कोई नहीं जानता। असहाय वन विभाग के साधन सीमित हैं। इनके संरक्षण पर बरसों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हमारे पास इनकी शारीरिक रचना संबंधी मूलभूत जानकारी भी नहीं है। क्या ये एक हास्यास्पद स्थिति नहीं है? We have lost 96 animals, which is a huge number. हमने इस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। Animals which are suffering, they need to be taken proper. This is Network 18, and you are watching CNN IBN. क्या ये चिंता की बात है कि घड़ियाल मर रहे हैं और सिर्फ 1400 घड़ियाल बचे? मर गए, कुछ हो रहा है उसके बारे में नहीं मालूम था। पर्यावरण मंत्रालय ने WWF के साथ मिलकर एक जांच समिति बनाई। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला हुआ। ढेरों पोस्टमार्टम किए गए। कई मादाएं अंडे देने वाली थीं। सैंपल लिए गए। पानी की जांच हुई। जांच के पहलू कई थे, एक वजह पकड़ में आई। विशेषज्ञों के मुताबिक यमुना के प्रदूषित पानी से चंबल में आई तलापिया जहरीली थी। इसे खाने वाले घड़ियाल मौत की नींद सो गए। अब तक 100 से ज्यादा घड़ियाल मर चुके हैं। इस प्रजाति के लिए खतरा और गहरा गया है। आज ये रेत के किनारे सूने से लग रहे हैं। चंबल उम्मीदों की नदी है। इसके किनारे जहर उगलता कोई औद्योगिक शहर नहीं बसा। पानी में हमारे बलून की परछाई को चंबल शायद यही बताना चाहती है। This is the area जहाँ पे you see a lot of dolphins, gangetic dolphins. Just in this pool, normally you see jumping around. ये क्या? हमें यकीन नहीं हो रहा। सूस यानी ताजे पानी की डॉल्फिन। ये जन्म से ही अंधी होती है और आज दुनिया में सिर्फ 1500 के करीब ही बची हैं। राजेश के लिए इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने किस्म की पहली तस्वीरें। हमें उड़ते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और उतरने के लिए जल्दी ही जगह देखनी है। ऊपर से साफ नजर आता है कि बीहड़ों का बढ़ता फैलाव किस कदर खेतों को निगलता जा रहा है।
इस इलाके की एक बड़ी समस्या। हमारी सपोर्ट टीम को बीहड़ से लगती एक सड़क मिल गई। सुबह की सभी मुश्किलात के बाद हमें लैंडिंग के लिए सड़क के साथ एक खाली खेत नजर आ रहा है। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। राजीव ये उस तरफ गिरेगा, उनको बोलना इस तरफ हो जाए सब। और पीछे चले जाओ। आपका सवाल है रेत यहाँ से निकाल ले दी जाए, घड़ियाल को हटा दिया जाए, पानी दूषित कर दिया जाए, फैक्ट्री लगा दी जाए, तो ये घड़ियाल बचा देंगे वातावरण को। घड़ियाल बचेंगे, घड़ियाल के साथ पानी साफ होगा। अगर घड़ियाल मर रहे हैं तो पानी में खराबी है, पानी में खराबी है तो आदमी मरेंगे कल। ये क्यों नहीं समझते हैं? तो मछली का यदि शिकार होता है तो उसमें जो जानवर है उसको खाने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता साहब। मछली ज्यादा पकड़ी जा रही है। यहाँ कोई आता नहीं है अधिकारी। जो मछली का शिकार है वो होता रात को ये ज्यादा। रात को होता है और रात को कोई वन विभाग का तो आता नहीं होगा और वे उन्हें पकड़ते नहीं। और उनका क्या है कि अगर आप शिकायत करो तो वे तो जबरदस्त तो होते ही पकड़ने वाले। फलाने आदमी कहने आया था ये अधिकारी और बता देते केवल। लेकिन ये आप हमें आश्वासन दीजिए कि घड़ियाल को जरूर बचाएंगे। घड़ियाल नहीं, घड़ियाल नहीं, घड़ियाल बचेगा। हाँ, कुछ नहीं करता घड़ियाल। हमें नीलगाय सुअर समस्या है। चंबल के जीव जंतुओं के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। साथ ही प्रशासन को भी उनकी मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान देना होगा। घड़ियाल की मौतों का सिलसिला फिलहाल थमा है। आस बंधी है कि चंबल के पानी में इनकी अगली कई पीढ़ियां जवान होंगी। लेकिन तलापिया को इनकी मौत की वजह बताना शायद काफी नहीं है। अगर ऐसा होता तो छोटे घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और मछलीखोर पक्षी इस जहर से कैसे अछूते रह सकते। दुआ करें चंबल, गंगा के इस वाहन, नदियों की शान घड़ियाल को आश्रय देती रहेगी। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।
the great pied hornbill. Habitat, tropical evergreen forest. Curious nesting habit. The hen seals herself with her own dung in the hollow of an old tree trunk, leaves a slit through which her mate feeds her till the eggs are hatched. The birdwatcher extraordinary is Dr. Salim Moizuddin Abdul Ali, India's foremost authority on birds. The Bombay Natural History Society, over 90 years old, is the premier research institution of its kind in the country. Associated with it for more than 50 years, Dr. Salim Ali is its present president. In olden days, scientific ornithology was believed to consist mainly of systematic classification work done in museums. Now fieldwork is regarded just as important. Born in Bombay on 12th November 1896, Salim's interest in birds began when, as a boy of about 10, he shot a sparrow with his air gun. It was not an ordinary sparrow. It had a yellow throat patch. His uncle, Amiruddin Tayyabji, a keen shikari, introduced him to the Bombay Natural History Society. W.S. Millard, the secretary, identified the sparrow and kindled his interest in birds forevermore. Salim kept his interest alive in Burma, where he went into business with his brother, Jabir. His elder brother, Hamid Ali, a keen nature lover, encouraged him to develop his hobby. The Reverend Father Blatter of St. Xavier's College, Bombay, taught him zoology, the scientific basis for his bird study. His first job as naturalist, a guide lecturer in the Natural History Society. He went to Berlin to specialize in ornithology. Professor Erwin Stresemann was his guru. Salim Ali's special interest is ecology, a study of birds and bird behavior in their environment. During his long career, he has made many original contributions to the study of bird life in India. Besides controlling insect pests, birds help in the pollination of flowers and the dispersal of seeds. Some flowers, like the silk cotton and the Indian coral tree, depend largely on birds for fertilization. In quest of bird knowledge, Salim Ali has traveled across the length and breadth of the country, penetrated remote areas, often on foot. He has conducted bird surveys of many states and regions, all with his usual thoroughness. Every winter from Turkestan, Afghanistan, and the neighboring countries, the imperial sandgrouse arrive in enormous flocks to the Bikaner area. These desert birds have a remarkable time sense. Every morning, around 9, they come with clock-like punctuality to drink water from the famous Gajner Lake.
Half an hour later, they disperse and are not to be seen again till the next day. In January 1974, an expedition set off to the Great Run of Kutch, to the fabulous Flamingo City, to discover, if possible, the breeding ground of the lesser flamingo. A hazardous, trying journey, some 70 kilometers on camelback over slippery, wet mud. The barren wasteland of the Great Run is one of the few known, and perhaps the largest breeding ground in Asia of the greater flamingo. Salim Ali has made several visits here since he first censused these birds in 1945. Let's hear what he has to say. On every visit of mine to Flamingo City, I have found a few lessers scattered amongst the hordes of their larger relatives. They are much more abundant in the Little Run, where their breeding has long been suspected, though never proved. Now here at last, hundreds of lesser flamingos with their nests and chicks. A wonderful sight. The first authentic record of their breeding in the Indian subcontinent. They breed abundantly in East Africa, of course. On his expeditions, Salim Ali was often accompanied by his great friend, the late Lok Wan Tho, a wartime evacuee businessman from Singapore and a well-known bird photographer. After the war, he helped finance many of Salim's ventures at home and ornithological trips abroad. Another close friend and associate, the distinguished ornithologist Dr. S. Dillon Ripley, now Secretary of the Smithsonian Institution, Washington. Their friendship dates back to the war days. They have collaborated on many expeditions and projects. They are the joint authors of the Handbook of the Birds of India and Pakistan. Its 10 volumes describe more than 2,000 bird species and subspecies of the Indian subcontinent. Salim Ali is a copious writer. Many scientific papers and research studies have come from his pen. Also many books. The first, the Book of Indian Birds, the result of his many surveys, laid the foundation of popular interest in Indian bird life. In all his work, Salim was encouraged and helped by his wife at considerable self-sacrifice. Tragically, she died on the eve of his first taste of success, the publication of his Book of Indian Birds. Bird migration, a fascinating subject.
What prompts birds to leave their breeding grounds and fly elsewhere? What tells them when to go, where to go, how to go? The Bharatpur Sanctuary near Agra is the focal point of the Bombay Natural History Society's migration study, which Salim Ali directs. Every winter, the Siberian cranes and tens of thousands of ducks, geese and other birds come here to escape the bitter cold of Siberia and Central Asia. From here, many migrants disperse to other parts of India. The lake also provides food and nesting sites for a vast variety of other birds, residents and local visitors. Some 250 species have been recorded. The best way to study migration is by ringing the birds. For this, the birds are caught in specially designed nets. Water birds are netted at night with the help of neer shikars or professional trappers. Particulars of each bird are recorded, such as sex, age, size, weight, molt, and so on. Before release, the birds are banded with an aluminium ring round the leg. On it is printed a serial number and Inform Bombay Natural History Society. Whenever or wherever the bird is found, dead or alive, the finder communicates the details to the society. In this way, the bird's route and destination are determined and a new piece added to the intricate jigsaw puzzle of bird migration. Among Salim's many friends abroad is the famous ornithologist Sir Lansborough Thompson, former president of the British Ornithologists Union and of the International Ornithological Congress. Tramping through Borivali Park, they discuss the need for bird sanctuaries. But people expect a sanctuary to be like a glorified zoo. They don't realize that a sanctuary is merely a conserved natural habitat, where birds will come if assured of adequate food, protection, and nesting facilities. Salim Ali is recognized as one of the leading ornithologists in the world today. Many honors have come his way. The Order of the Golden Ark from the Prince of the Netherlands in 1973 for his lifelong contribution to wildlife conservation. The Padma Bhushan in 1958. The Gold Medal of the British Ornithologists Union in 1967. The first non-Britisher to receive it. Accolades have not affected Salim Ali. Once, when asked which single event in his career had given him the greatest pleasure, he replied, his work on the nesting habits
of the weaver bird. It was done after his return from Germany in 1931. Finding himself jobless, he and his wife retired to a family cottage at Kihim, near Bombay. Here he located a colony of bayas, or the weaver birds, and was able to make an intimate study of their habits, behavior, and domestic relations. Among these weavers, the male is the sole architect and nest builder. The long hanging nest is woven of fine strands of grass. When the nests are half ready, the cocks, with much song and wing fluttering, invite a party of prospecting hens to inspect them. One of the hens may select a nest for herself and move in. The cock then completes the nest while his wife tidies up the egg chamber where she lays and incubates the eggs. Meanwhile, the cock builds another nest and invites another mate, and the process is repeated. In this way, the polygamous baya rears 2 or sometimes 3 or even 4 families simultaneously. Lucky father. Salim Ali's paper was a classic field study bringing its own reward. Closely related to the common baya is the black-throated weaver bird. Note the different nesting site, the shape of the nest. The flowers, which adorn the interior, attract the hens. The courtship display where the cock shows off his brilliant golden crown. Another important achievement of Salim Ali, the rediscovery in the Kumaon Terai after nearly 100 years of the Finns baya, believed to be extinct. Unlike the common weaver bird, the Finns baya builds a bowl-shaped nest of twigs and coarse grass. Its location, the topmost branches of trees, whose leaves are stripped off by the birds. The nest entrance is at the side, not at the bottom. The cocks often pilfer strands from each other. Result, a terrific tug-of-war. Neither side will give in. In the autumn of his life, yet young in heart, Salim Ali is out all the time, walking, looking, listening. In the company of birds, he is never lonely. For bliss is at dawn to be alive, but to be with birds is very heaven. Grassland is any area predominantly covered by grass. When we hear the word grassland, the first thing we visualize is the savannas of Africa, full of elephants, lions,
zebras, wildebeest, and many more animals. But even we have grasslands. Let us have a look at the grasslands in India, in Maharashtra, near Pune. It was night. The sky was full of stars. Frogs were croaking, and the rushing wind filled the air. When we looked up, suddenly, two bright yellow eyes looked straight at us, an owlet wide awake. Before dawn, when the stars had almost faded away, we started moving in. The car progressed stealthily over the rough road. We saw nightjars getting disturbed by our headlights. They moved to safer place away from the car. We spotted chinkaras who moved on as we approached them. We waited for the grassland to wake up. The tender rays of rising sun heralded a new day full of fun. Tips of grass basked in the light and nodded with the wind. As the sun rose up in the sky, many small birds started singing. The pleasant wind started playing a soft, soothing tune. Green bee-eaters were the first birds to come out, dancing to the nature's music. Then others, like robins, larks, drongos, and wagtails, joined the party. I could see a family of chinkaras passing by, enjoying the morning sun. Grassland area near the water body was filled with bar-headed geese. These travelers from the north were busy with their breakfast. On the other side, blackbucks were out for grazing. Their females were happily bathing in the rays of the sun. While the day shift birds and animals were in full swing, tired owlets were catching up on their sleep. The rare wolf was also seen greeting the sun. As we know, the wolf is one of the endangered species. Indian fox was out too, but swiftly disappeared as he spotted us. Then the kingfishers appeared. Their blue backs were shimmering in the light. They were busy finding fish or any food they could get. A pied kingfisher, sitting alone, flew away. Later, he came back in the company of two friends. We could see river terns and darters who were out on a hunting expedition.
Red wattle lapwing and ibis were also out there. Chinkaras now settled in an area and started grazing. The sun rose high, changing the life at the grassland to a brisk pace. It was time for raptors to fly high and look for the prey, or just enjoy the warm air. Eagles, falcons, and kestrels were also starting their routine. As we were roaming, we came across a man-made pond. There, we saw a big snake lying lazily. Maybe it was cool down there. As noon passed, Chinkaras took a break from grazing and sat down to rest. In the distance, we saw some birds playing hide and seek. Yellow wattle lapwings were in search of food. They were running, hiding, and jumping in the grass. They did not seem to need any rest. Likewise, even cursors were up to some running races all over the grassland, accompanied by hoopoe. After watching these games for some time, we moved on. We came across hyena dens, porcupine holes, and pug marks. We also saw bones left by hyenas outside their dens. The dens were active, as we spotted fresh scats of hyenas. As hyenas are nocturnal, we could not get even a glimpse of them in the daytime. The sun started its downward journey. Again, the cool breeze started flowing. Pond herons, rollers, white-breasted water hens started going back to their nests. Foxes started disappearing in their holes. Chinkaras began their search to find a safe place to sleep.
Raptors also disappeared from the sky. Scorpions and lizards came out. We got ready to welcome back the night. Owls got ready for hanging out, and frogs started their singing practice. Maybe the grasslands never sleep. Their activities seem to go on 24/7. The most ignored part of the habitat in India is grasslands. They are rich with so many species of birds and animals. Are we doing enough for conservation of these precious gifts? The case of the great Indian bustard vanishing from the face of grasslands in Maharashtra is a warning signal. We also need to focus on the remaining gems of grasslands like Indian fox, striped hyena, and Indian wolf. Conservation of grasslands is crucial. Excessive industrialization, forest fires, and overgrazing in grasslands needs to be stopped. Conservation efforts in Gujarat is a notable example that other states should emulate. The birds and animals of grasslands remind us of the beauty and bounty nature has bestowed upon us. Let us conserve and nurture this treasure. Look beyond our own greed and pleasure.